प्राचीन भारत के सबसे पहले और विशाल पैन इंडियन साम्राज्य के उदय की कहानी किसी एपिक से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्रोतों के आधार पर इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्होंने भारत की धारा को पूरी तरह बदलकर रख दिया था। यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर कैसे एक साधारण से युवक ने इस उपमहाद्वीप के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि टुकड़ों में बंटते हुए एक भूभाग को एक विशाल एकजुट साम्राज्य में तब्दील करने की एक हैरतअंगेज दास्तान है। तो चलिए इस क्रम को समझते हैं। पहले हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखेंगे, उसके बाद उनका शानदार प्रशासन, फिर उस दौर का समाज और आखिर में सम्राट की जैन विरासत पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। उस दौर का भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। मगध पर नंदवंश का दबदबा था और राजा धनानंद के क्रूर शासन और भारी लगान से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। ऐसे माहौल में चंद्रगुप्त मौर्य एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। हालांकि उनके शुरुआती जीवन को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ स्रोत मानते हैं कि वो एक शाही क्षत्रिय परिवार से थे, जबकि कुछ अन्य परंपराओं में उन्हें मोर पालने वालों के एक साधारण समूह से जुड़ा बताया गया है। सच चाहे जो भी हो, उनके अंदर की असाधारण प्रतिभा ने जल्दी ही एक बेहद बुद्धिमान और दृढ़ संकल्पित ब्राह्मण का ध्यान खींच लिया। और ये बुद्धिमान ब्राह्मण कोई और नहीं, तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य थे। स्रोतों के मुताबिक नंद दरबार में उनका घोर अपमान किया गया था। उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। लेकिन इस अपमान ने एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने एक प्रचंड प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। बस इस एक प्रतिज्ञा ने उन्हें युवा चंद्रगुप्त से मिलाया और एक महान क्रांति की शुरुआत कर दी। आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। इन दोनों की जोड़ी ने कूटनीति और शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि क्या कहने। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हरा दिया गया और उसके ठीक एक साल बाद 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक रूप से स्थापना हो गई। लेकिन विजय रथ यहाँ रुकने वाला नहीं था। 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच उन्होंने अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया। संधि के रूप में उन्हें 500 हाथी मिले और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर उनका पूरा कब्जा हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है उनका शानदार प्रशासन। लगातार विजयों के बाद इस विशाल साम्राज्य को एकजुट रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका सटीक विवरण हमें मेगास्थनीज से मिलता है। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में लगभग 5 साल तक रहे। उन्होंने इंडिका नाम की एक मशहूर पुस्तक लिखी। हालांकि ये पुस्तक अपने मूल रूप में तो अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण अन्य इतिहासकारों की किताबों में मिलते हैं। ये उस दौर का एक आंखों देखा प्रमाण है जिससे हमें उस वक्त के प्रशासन और समाज की बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई देती है। मेगास्थनीज बताते हैं कि सम्राट की दिनचर्या बेहद कठोर और अनुशासित थी। उनके पास असीमित शक्तियां थीं। वो एक निरंकुश शासक थे, लेकिन सतर्कता इतनी ज्यादा थी कि उनकी सुरक्षा के लिए खास महिला अंगरक्षकों को तैनात किया गया था। एक विशाल जासूसी तंत्र दिन रात काम करता था, जो उन्हें राज्य की हर छोटी बड़ी खबर देता था। और इन सब शक्तियों के बावजूद सम्राट अपने मुख्यमंत्री चाणक्य का इतना सम्मान करते एक्सट्रीम थे कि चाणक्य राजमहल के बाहर एक आम सी झोपड़ी में सादगी से रहा करते थे। अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करें तो यह व्यवस्था इतनी विशाल और सटीक थी कि सोचकर ही हैरानी होती है। 30 सदस्यों का एक बोर्ड इसे संभालता था, जिसे 5-5 सदस्यों के 6 छोटे बोर्ड्स में बांटा गया था। और सेना का आकार पर गौर कीजिए, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 1,000 युद्ध हाथी और 8,000 रथ। इसके अलावा एक पूरी नौसेना और सप्लाई डिपार्टमेंट अलग से था। ये आंकड़े सच में उस जमाने के आधुनिक सैन्य प्रबंधन की मिसाल हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर इतनी बड़ी सेना और प्रशासन का खर्च चलता कैसे था। उस समय का लैंड टैक्स यानी भू राजस्व कुल उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा होता था। यही राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। और इसके अलावा व्यापार पर लगभग 10% का सेल्स टैक्स भी था। ये दोनों मिलकर इस पूरे आर्थिक ढांचे को मजबूती से चलाते थे। तीसरा हिस्सा, समाज और राज्य। सैन्य और आर्थिक ताकत को समझने के बाद अगर उस वक्त के नगरीय ढांचे को देखें तो आम जनता की स्थिति समझ आती है।
स्रोतों की माने तो राजधानी पाटलिपुत्र एक बेहद भव्य और आलीशान शहर था। इसे चारों तरफ से एक मजबूत लकड़ी की दीवार से घिरा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दीवार के बाहर लगभग 600 फुट चौड़ी और 30 फुट गहरी एक खाई थी, जिसमें सोन नदी का पानी भरा रहता था। किसी भी आक्रमण से बचने के लिए ये एक बेमिसाल नगरीय ढांचा था। और ये चीज़ बेहद शानदार तरीके से दर्शाती है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन वक्त से कितना आगे था। 30 सदस्यों की म्युनिसिपल समिति को 6 अलग अलग बोर्ड्स में बांटा गया था। हर बोर्ड की अपनी एक खास जिम्मेदारी थी, जैसे कला और शिल्प, विदेशियों की देखभाल, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, यानी कि उस जमाने का सेंसस। इसके अलावा ट्रेड और मापतोल जैसी चीज़ों का प्रबंधन। ये एक आधुनिक नगरपालिका व्यवस्था की बिल्कुल सटीक झलक है। समाज को और करीब से समझने के लिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, मंत्री, सैनिक, छोटे अधिकारी, किसान, व्यापारी और शिकारी। पर एक मजेदार बात यह भी है कि उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसी हैरानअंगेज कहानियां भी छोड़ दी हैं, जैसे कि यहां एक आंख वाले या कुत्तों के सिर वाले लोग रहते थे। इससे साफ समझ आता है कि उस जमाने के इतिहास में सच्चाई और सुने सुनाई किस्से किस तरह आपस में घुल मिल जाते थे। लेकिन इस प्रशासन का सबसे बेहतरीन और कल्याणकारी रूप तब सामने आता था जब आम जनता पर कोई भारी प्राकृतिक आपदा आती थी। सौगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि भीषण अकाल के वक्त प्रशासन ने अपने सरकारी भंडारों से जनता के बीच अनाज बांटने के आदेश दिए थे। ये साफ दिखाता है कि साम्राज्य अपनी जनता के प्रति कितना संवेदनशील और जिम्मेदार था। और अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, सम्राट की जैन विरासत। इन भीषण अकालों और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच सम्राट के विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों के बारे में जैन परंपराओं में 2 अलग-अलग ऐतिहासिक मत मिलते हैं। एक तरफ दिगंबर परंपरा कहती है कि सम्राट ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणाबेलागोला चले गए और वहां सन्यासी बन गए। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि भद्रबाहु नेपाल के पास ही रुके थे और दक्षिण जाने या चंद्रगुप्त के उनके साथ होने की कहानियां बाद में जोड़ी गई हैं। एक निष्पक्ष ऐतिहासिक चर्चा में हमें दोनों परंपराओं को स्रोत के रूप में देखना चाहिए। दिगंबर वृतांत की अगर माने तो संन्यास लेने के बाद चंद्रगुप्त ने वहां संलेखना की कठोर प्रथा अपनाई। ये एक ऐसी जैन परंपरा है जिसमें आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए उपवास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से प्राणों का त्याग किया जाता है। एक महान शासक जिसने पूरे भारत को एकजुट किया, विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया, उसने आखिर में अपनी इच्छा से सब कुछ पीछे छोड़कर एक सन्यासी का मार्ग चुन लिया। इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना बनता है। अगर एक शासक किसी पूरे उपमहाद्वीप को जीत लेता है तो उसकी सबसे बड़ी जीत क्या है? क्या वो जीत नहीं जो वो खुद पर प्राप्त कर ले? एक तरफ असीम सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ संन्यास का ये जो विरोधाभास है, यही प्राचीन भारत की कहानी को इतना रहस्यमयी और असाधारण बनाता है। स्रोतों को परखने का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस सफर ने इतिहास को और करीब से जानने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी।